हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज कॉस्ट। तो अभी आपने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो हमने क्या कहते हैं, प्रोडक्शन चैप्टर को भी कंप्लीट किया था, प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर को। इसके बाद है आपका कॉस्ट का चैप्टर। देखो, प्रोडक्शन के अंदर आपको बताया था ना, इनपुट्स के बारे में बताया था कि आप कुछ इनपुट्स डालेंगे तब जाके आपको आउटपुट मिलेगा, राइट? तो आउटपुट मिलेगा आपको इनपुट डालने पे, लेकिन वो इनपुट जो होते हैं बच्चों, वो फ्री में नहीं आते हैं। वो इनपुट आपके फ्री में नहीं आते हैं, उनको लाने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है, दैट इज द एक्सपेंडिचर। तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है उन इनपुट्स के लिए। उस इनपुट पे जो खर्चा किया गया है उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज इस बात को समझाना चाहूँ तो मैं ये बोलूंगा, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द इनपुट्स इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बट यहाँ पे अब आपको समझना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी भी सिंपल चीज नहीं जितनी आपको यहाँ पे लग गई है। आपको यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो कॉस्ट होती है ना, ये एक्चुअली सम टोटल ऑफ टू कॉस्ट है। यानी ये जो कॉस्ट है दो चीजों से मिलके बनी है। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी होती है प्लस इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट, राइट? अभी इनके डेफिनेशंस भी लिखवाऊंगा और समझाऊंगा। तो आपको ना मैं ये एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में फर्क क्या होता है। देखो, मानो एक है भाई बंदा, राम। राम को चेयर का बिजनेस करना पड़ा। राम के पास अपनी एक जमीन थी, ठीक है? तो राम के पास अपनी एक पहले से ही जमीन थी। राम ने एमबीए भी कर रखी है, ठीक है? इसके पास एक लैंड भी है। तो राम ने एमबीए कर रखी है, लैंड भी है। अब इसके पापा का मतलब लकड़ी का कारोबार है, पापा का इसके। तो इसने सोचा, यार क्यों ना, मतलब उनसे ही मैं लकड़ियां खरीदूं। क्या पेमेंट करेगा वो अपने पापा को, ध्यान रखना। क्यों ना मैं, चलो पापा को छोड़ो, बेशक फ्रेंड की है, ठीक है, क्योंकि क्या पता पापा को पेमेंट ना करे, इसलिए हम एग्जाम्पल को हटा रहे हैं वाले। तो अब वो लकड़ी का काम है उसके दोस्त का, दोस्त को तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना। तो अब वो क्या करता है, अपनी लैंड लेता है, दोस्त से लकड़ियां खरीदता है, टिम्बर खरीदता है, टिम्बर खरीद लेगा। वुड, टिम्बर बोले तो वुड। इसको चेयर का बिजनेस करना है, चेयर बनाने का, ठीक है? चेयर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, ठीक है? इसको किस चीज की प्रोडक्शन करनी है? चेयर्स की। अब राम एमबीए है, इसके पास अपनी लैंड भी है। और क्या कहते हैं, क्या है, इसने टिम्बर खरीदा मार्केट से। सिर्फ टिम्बर से तो काम होगा नहीं, इसने मशीनरी भी खरीदी, मशीन एंड टूल्स भी खरीदे, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा प्रोडक्शन करना चाहता है, तो मशीन्स बेटा ये हैवी होती है मशीन्स थोड़ी, ठीक है? तो मशीन्स एंड टूल्स खरीदे। तो उनको चलाएगा कौन? ऑफ कोर्स लेबर भी चाहिए होगी, ठीक है? तो ये भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि राम को अगर प्रोडक्शन करनी है चेयर की तो उसको क्या क्या चीजें खरीदनी पड़ जाएंगी भाई, राइट? तो अब राम के पास पैसा भी था। राम के पास कुछ क्या कहते हैं, पैसा था, उसने ये सारी चीजें खरीदी, मशीन्स वगैरह खरीदी। मान लो राम के पास 2 करोड़ रुपीस थे, 2 करोड़, ठीक है? 2 करोड़ रुपए थे। अब 2 करोड़ में क्या किया इसने, चलो कुछ तो टिम्बर खरीदी, कुछ मशीन एंड टूल्स खरीदे, लेबर रखी, लैंड उसके पास अपनी। तो अब देखो, राम का अगर आप सोचोगे यार खर्चा कितना हुआ, तो आप सोचोगे अच्छा यार 2 करोड़ रुपए लगा दिए इसने। इसके पास क्या कहते हैं, टिम्बर है, इसके पास क्या कहते हैं, मशीन भी आ गई, वुड ले ली इसने 2 करोड़ में, मशीन भी ले ली और लेबर्स को भी देने लग गया पैसा, राइट? अब यहाँ पे राम क्या कर रहा है, एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है पैसों की। इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो एमबीए है, लैंड है। तो यहाँ पे आप देखो, क्या राम की जो कॉस्ट है वो क्या सिर्फ 2 करोड़ रुपए? अब आपके दिमाग में कोई किसी भी पूछूंगा कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, तो आप बोलोगे भाई 2 करोड़ रुपीस। नहीं, ये वाली जो कॉस्ट है ना बेटा, ये सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब वो होती है जो हमें नजर तो आती है, जो हमें जो सिर्फ नजर आती है। मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऐसी वाली कॉस्ट है, हमें सिर्फ वही नजर आती है, बाकी इम्प्लिसिट आती नहीं। वो इम्प्लिसिट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ 2 करोड़ नहीं है, ज्यादा है। बताते हैं कैसे। पहले तो ये देख लो
कि 2 करोड़ में भाई इसने टिम्बर खरीदा, टिम्बर वाले को दोस्त को इसने अपने पैसे दे दिए, जितने भी दिए हो, मान लो 50 लाख की खरीद ली हो, 50 तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, मान लो 10 लाख की टिम्बर खरीद ली। मशीन्स वगैरह में 1 करोड़ खर्च हो गया उसका, ठीक है? बाकी लेबर वगैरह की सैलरी जारी है, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, ठीक है? ये हो गया और क्या कहते हैं मशीन का इंश्योरेंस भी कराना होता है भाई, मेंटेनेंस भी करानी होती है मशीन की, इंश्योरेंस मतलब बहुत सारे खर्चे वो सब हमें नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअली पे कर रहा है बाहर के लोगों को पैसा, ठीक है? तो ये वाली जो कॉस्ट है ना बेटा ये तो एक्सप्लिसिट आ गई। दुनिया वाले तो यही बोलेंगे कि राम ने इन्वेस्टमेंट करी 2 करोड़ रुपीस की, है ना भाई? राम की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी लगी? 2 करोड़, सब यही बोलेंगे बात। लेकिन एक्चुअल में उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। पूछो कैसे? देखो, राम खुद एक एमबीए था और एग्जाम्पल के तौर पे अगर राम अपना बिज़नेस स्टार्ट ना करता, तो मान लो राम का जो सैलरी पैकेज होता ना, वो मान लो हर महीने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है? हाइपोथेटिकल 10 लाख रुपीस वो कमाने की हिम्मत रखता है। इतनी इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं कि अगर ये बाहर जॉब करेगा, तो पर मंथ ये 10 लाख रुपीस भी कमाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो मैंने बेटा जो कॉस्ट लिया ना, ये 1 महीने के लिए, ठीक है? तो अब क्या हो गया? राम खुद को तो सैलरी नहीं देता ना, ये इम्प्लिसिट है। राम एक्चुअल में बाहर इतने कमा सकता था, बट राम ये नहीं, ये अपनी कंपनी में ही अपने आप को काम दे रहा है। तो यानी ये वाली जो कॉस्ट है कोई तो काउंट नहीं कर रहा, बट ये काउंट होगी। इस कॉस्ट को हम बोलेंगे इम्प्लिसिट। ये क्या है? सेल्फ सप्लाइड फैक्टर है। वो उसने अपनी स्किल्स अपने आप को ही दे दी। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट 10 लाख रुपए पर मंथ और ऐड हो गई, राइट? अब एक चीज और थी, राम के पास अपनी लैंड थी, ओन लैंड। अगर राम इस काम को स्टार्ट नहीं करता, तो ये जो राम की जो लैंड है ना, ये पर मंथ मान लो कि ये जो रेंट देती ना, ये 50 लाख रुपीस, 50 लाख चलो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, मान लो 10 लाख, 10 लाख रुपीस इसको रेंट भी मिल जाता है इससे अगर ये काम नहीं करता। यानी कि राम ने खुद को अपनी जमीन एक तरह से रेंट पे दी, तो यार उसकी कॉस्ट भी तो लगानी पड़ेगी। अगर ये राम नहीं यूज करता तो उसको बाहर से 10 लाख पहले ही मिल जाते ना, तो एक तरह से 10 लाख का लॉस भी तो उठा रहा है वो। तो ये भी कॉस्ट लग रही है राम की तरफ से। तो इस कॉस्ट को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक तो वो खुद को अपने आप को सैलरी नहीं दे रहा है, अपनी लैंड यूज कर रहा है तो खुद को किराया नहीं दे रहा है, तो लेकिन एक्चुअल में तो वो लग रहा है ना, उसको लॉस तो इस चीज का हो ही रहा है अगर वो अपना काम स्टार्ट कर रहा है, राइट? तो ये हो गई। अब कितने लाख हो गए? 20 लाख रुपए इसके। तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअल में निकलेगा। अब आप सिर्फ एक्सप्लिसिट नहीं काउंट करोगे जो उसने पेमेंट करी है लोगों को, वो भी काउंट करोगे जो वो खुद को पेमेंट नहीं कर रहा है जिस चीज की, लेकिन वो चीज यूटिलाइज हो रही है। जैसे कि राम की स्किल्स और राम की लैंड, ये यूटिलाइज हो रही है। ऑल्दो वो अपने आप को पेमेंट नहीं करेगा, ऑफ कोर्स अपने आप को पेमेंट कौन करता है, बट वो यूटिलाइज तो हो रही है इतनी सारी टाइप की चीज। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी? 2 करोड़ प्लस 20 लैक्स, कितना हो गया? 2.2 करोड़ हो गया, ठीक है? 2.20 करोड़ बोल रहे हो या 2.2 करोड़ बोल रहे हो? तो इतना हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये फर्क होता है भाई कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट हम बाहर पे करते हैं, पेमेंट करते हैं बाहर आउटसाइडर्स को, क्यों? हायरिंग के लिए या किसी चीज को खरीदने के लिए, ठीक है? और क्या कहते हैं, इसके अंदर एक्चुअल पेमेंट होती है भाई, कोई चीज आप खरीद रहे हो, ये हो रहा है, ठीक है? और इसके एग्जाम्पल देखो, ये वेजेस दे रहे हो आप, लेबर को वेजेस दोगे, राइट? अगर मान लो किसी ने रेंट पे खुद ने खरीदा है, तो वो रेंट भी काउंट होगा। अब ये तो इसके पास अपनी लैंड थी, तो यहाँ पे इंश्योरेंस भी दे रहा है, इंश्योरेंस के पैसे भी दे रहा है, मशीन को इंश्योरेंस कराया इसने मशीन का, टिम्बर के पैसे दे रहा है, ये सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। लेकिन ऐसी कॉस्ट जो वो खुद के में अप्लाई कर रहा है बट अपने आप को पेमेंट नहीं कर सकता, कॉस्ट कौन करेगा अपने आप को पेमेंट? वो भी कॉस्ट काउंट होगी। दैट कॉस्ट इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। और जो टोटल आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो क्या होती है? सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया, कॉस्ट की डेफिनेशन होती है इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड द इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स और पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, टिम्बर खरीदना, ठीक है? उसने सर्विसेज ली लेबर की, तो लेबर को भी पेमेंट करनी पड़ी। यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिए, जैसे वेजेस दे रहा है वो अपने लेबर को या एम्प्लॉयज को,
रेंट अगर मान लो उसके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, तब तो वो रेंट देगा, तो रेंट भी दे रहा है वो उस जगह का। पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, ठीक है? तो जैसे टिम्बर खरीद रहा था, तो टिम्बर रॉ मटेरियल था चेयर के लिए, तो ये पेमेंट करना, ये सारे आउटसाइडर्स थे और उनको पेमेंट कर रहा है वो, एक्चुअल मनी। जैसे मशीनरी खरीदी थी तो उसका इंश्योरेंस कराना पड़ रहा था उसको, तो इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरना पड़ता है, तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम इसका ये होएगा, ठीक है? आपका एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आएगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट जैसा कि बताया था, इट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब ये ना किस कौन सप्लाई कर रहा है? ओनर ही सप्लाई कर रहा है, सप्लाइड बाय द ओनर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका एग्जांपल देखो बेटा, मैंने अभी आपको जैसे बताया था ना, उसके पास 2 करोड़ रुपए रखे थे। मानो कि वो बिजनेस में नहीं आता, तो वो तो अपनी एक तो सैलरी लेता, दूसरी जगह काम करके अपनी लैंड से रेंट भी उठाता, और ये जो 2 करोड़ उसके पास पहले से पड़े हुए थे, इसको अगर वो बैंक में भी डाल देता ना, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो हर महीने आता उसके पास, या क्वार्टरली या ईयरली इंटरेस्ट आता। तो वो जो इंटरेस्ट आता ना उसके कैपिटल अमाउंट पे, जो उसने मशीन्स वगैरह खरीदने में वेस्ट वेस्ट तो नहीं कहेंगे, इन्वेस्ट कर दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो आता उसके ऊपर। अगर 2 करोड़ उसके पास पड़ा था पैसा, तो वो इंटरेस्ट भी कमा सकता था। तो यानी उसने उस इंटरेस्ट को भी लूज किया, उसने सैलरी को भी लूज किया कहीं और काम करने की बजाय। कहीं और काम अगर करता तो सैलरी मिलती, वो भी लूज करी। उसने अपनी लैंड उसके पास अपनी थी, तो वो लैंड का रेंट भी लूज किया। तो ये सारी जो कॉस्ट उसको पड़ी, वो सब क्या मानी जाएंगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया एग्जांपल। रेंट का मैंने बताया था आपको कि अगर वो अपनी ही जगह अपने आप को रेंट पे देता है, वो सैलरी फॉर द सर्विस ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब उसके अंदर जो भी स्किल्स है, अगर वो बाहर जाता उसको ज्यादा सैलरी मिल सकती थी, उसने वो सैलरी को भी सैक्रिफाइस किया। तो ये जितने भी एक तरह से सैक्रिफाइस हो रहे हैं इन कॉस्ट के, वो सारे किसमें आते हैं? आपके इम्प्लिसिट कॉस्ट के। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट फंक्शन के बारे में। देखो कॉस्ट फंक्शन एक्चुअली बहुत सिंपल है। ये एक्चुअल में होता है क्या? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड द आउटपुट। इट इज द रिलेशन रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड द आउटपुट आउटपुट राइट। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, ठीक है? तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट रेफर्स रेफर्स टू द फंक्शनल relationship between cost and output, कॉस्ट एंड आउटपुट, ठीक है? और इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? एक्सप्रेस्ड एज सी फॉर कॉस्ट फंक्शन ऑफ क्यू। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। सी होता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्यू होता है आपका क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एंड ये जो आपको एफ एफ तो फंक्शन नहीं रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप, राइट? तो ये होता है आपका कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन किस इनपुट पे डिपेंड करता है आपके, कि आप आउटपुट कितना निकाल रहे हो। अगर आप आउटपुट ज्यादा करोगे तो ऑफ कोर्स कॉस्ट। देखो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर आप आउटपुट ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मतलब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो उस समय है वो सेम है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि क्वांटिटी आपने ज्यादा प्रोड्यूस कर दी कम कॉस्ट लगा के, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं आ गई। तो वो केस नहीं कंसीडर कर रहा, मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ बाकी सारी चीजें सेम है, कांस्टेंट है। तो अगर बाकी सारी चीजें को कांस्टेंट रख के अगर आप क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़ाना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। कितना आउटपुट? ज्यादा आउटपुट तो ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कम आउटपुट तो कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये होता है आपका कॉस्ट फंक्शन। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो मैं आपको एक बहुत एक अच्छे एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ ये एक्चुअल में है क्या।
देखो, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक फार्मर है, राइट? फार्मर के पास एक लैंड है। तो इस लैंड के ऊपर ना फार्मर के पास दो ऑप्शन। तो एक तो ये है कि वो 100 टन, ठीक है, कितने, 100 टन राइस उगा सकता है, या फिर 80 टन वीट उगा सकता है। ठीक है, इसके पास दो ऑप्शन है, राइट? अब ऑफ कोर्स वो तो फायदे वाली चीज ही उगाना पसंद करेगा। मान लो 100 टन राइस में वो 1 लाख अर्न कर रहा है। मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल ले, और इसमें वो मान लो 80,000 अर्न कर रहा है। तो करेगा क्या वो? ऑफ कोर्स वो राइस को उगाएगा। लेकिन राइस को उगाने का जैसे वो डिसीजन लेता है, वो एक चीज को लेट गो कर देता है। वो क्या? 80,000 रुपीज को लेट गो कर रहा है। वाई? क्योंकि वो 100 टन राइस उगाने के लिए डिसीजन इसने ले लिया। तो ये जैसी वो डिसीजन लेता है, एट द सेम टाइम वो दूसरी चीज को लेट गो कर रहा है, राइट? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं कर सकता। तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था उसके पास, वो था वीट उगाने का। इसके बाद नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव चाहे कोई भी हो, मान लो कहीं पे 70,000 का उसका प्रॉफिट हो रहा, वो काउंट नहीं होगा। यानी कि 1 लाख, या तो वो 1 लाख कमाता, अगर वो राइस नहीं उगाता तो फिर वो 80,000 तो कमाता। तो इस 1 लाख को कमाने के लिए उसने इसका बलिदान किया। इसने ऑल्टरनेटिव जो था उसको फॉरगो कर दिया, फॉरगोन दिस ऑल्टरनेटिव। तो ये जो कॉस्ट कहलाएगी ना, इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस केस में क्या थी भाई फार्मर की? 80,000। तो यानी कि उसने क्या किया? इट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो चला गया। तो इस केस में 80,000 को हम बोलेंगे दिस वाज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? फिर से सुन लो कि जो फार्मर के पास ऑल्टरनेटिव्स थे काफी सारे, तो वो अपने लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुनेगा। लेकिन जैसे ही वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुनेगा, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता, जो नेक्स्ट बेस्ट होता, ठीक है, उसको लेट गो करेगा। और उसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? तो इसकी डेफिनेशन देखो इस एग्जांपल से कैसी बनेगी। लिखोगे इट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट alternative foregone, right? This is the definition of opportunity cost. तो बच्चों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया है। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर पॉसिबल हो कमेंट सेक्शन में मैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर तब भी नहीं हुआ तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।